जो खुशी है कि आज हमारे इस लेक्चर में बहुत सारे अफराद जुड़े हुए और जैसा कि आज का उन्वान था कि हम कैसे एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए बच्चे की पर्सनैलिटी जान सकते हैं। मैं अपनी एक स्क्रीन आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू यूटिलाइज द मेजर टूल्स यूज्ड इन करियर काउंसलिंग या असेसमेंट, उसको जब समझेंगे तो हम ये देखेंगे इंसान की पर्सनैलिटी को जानने के बहुत सारे पैरामीटर हैं और बहुत सारी ऐसी तरकीबें हैं जिससे कोई शख्स किसी दूसरे इंसान के बारे में जान सकता है कि उसकी मर्जी क्या है, उसका मुद्दा क्या है। एक बहुत ही अरसे तक मतलब 3000 साल से पहले हमारे यहाँ भारत में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में हाथ देखने का अमल जो है मतलब हैंड एनालिसिस को जो है पर्सनैलिटी के लिए माना जाता था और उसकी जो फ्यूचर डेवलपमेंट है उसके लिए हाथ देखे जाते थे। आज भी आप देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के लोग हाथ देखते हैं और हाथ देखकर आपके मुस्तकबिल में होने वाली चीज़ों को बताते हैं। वो एक साइंस है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की हाथ पर लाइनें होती है। उन लाइनों के हिसाब से बताया जाता है कि ये आदमी ने अभी तक क्या किया है और मुस्तकबिल में इसका नो हाउ कैसे होगा, कौन सी करियर का इंतखाब करेगा। बहरहाल इससे बहुत सारे घरेलू मसाइल के बारे में लोग बताते हैं, शादी होगी या नहीं होगी ये बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें, पैसा आएगा नहीं आएगा। आज भी लोग पैसा लेते हैं और हाथ देखकर किस्मत का हाल बताते हैं। ये एक तरीका है जो कई सालों से प्रचलित रहा है भारत में। उसके बाद हम देखेंगे पैरेंट एस्ट्रोलॉजी भी हमारे यहाँ आम रही है, जिसमें लोगों ने एक तोते को इस्तेमाल किया है और तोता एक कागज निकालता है। उसके बाद वो कागज में जो लिखा होता है उसको पढ़ के वो ज्योतिष बताता है कि भाई तुम्हारी किस्मत में क्या होने वाला है। ये भी कई सालों तक चलता रहा, आज भी चलता है। इसके बाद आप देखें कि ये एक हाउसेस है जिनको हम एरिया ऑफ लाइफ एक्शन एक्सपीरियंस कहते हैं। ये एक जिसे हम कहते हैं एक तरह का एक सर्कल है, साइकिल है, जिसमें 12 हाउसेस है और हर हाउसेस में एक खास किस्म की पर्सनैलिटी को दर्शाया गया है। तो ये एक तरीके का एक रमल होता था पहले, जिसमें एक पासा फेंका जाता था और पासा जहाँ जाता था वैसी आपकी पर्सनैलिटी होती थी। ये बहुत पुराना तरीका रहा है किस्मत का हाल जानने का। ये एक हॉरोस्कोप है, हम देखते हैं हमेशा अखबारों में या वेबसाइट्स पर, कई जगहों पर आपको ये पर्सनैलिटीज मिलेगी। 12 किस्म की पर्सनैलिटीज मिलती है हॉरोस्कोप के हिसाब से और आपकी जो बर्थ डेट है उसके हिसाब की आपकी पर्सनैलिटी होती है। एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, या और इन पर्सनैलिटी की अपनी खसूसियात होती है और उन पर्सनैलिटीज की अपनी बीमारियां होती है, उनके अपने नोहा होते हैं। वो किस बात पे से गुस्सा होते हैं, किस बात से उनको अच्छा लगता है, उनका मिजाज कैसा है। तो इससे भी लोग अपनी किस्मत का हाल जानते हैं और आज भी लोग करियर डेवलपमेंट के लिए इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आज तो साइंस बहुत डेवलप हो गई है। साइंस में अब जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है उसमें आप देखेंगे डर्मेटोग्लाइफिक्स एक टेस्ट रिपोर्ट है जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी को मैच करती है आपके फिंगरप्रिंट्स। पर्सनैलिटी को जज करने का ये तरीका बहुत ज़्यादा एडवांस माना गया है, लेकिन अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेट्रिस्ट ने और दूसरी साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस ने इसको फुल प्रूफ पैरामीटर नहीं कहा है। मतलब इसकी थ्योरी है कि आपकी जो हाथ की उंगलियां होती है, उसके निशानात होते हैं, जो फिंगरप्रिंट होते हैं, वो बराह रास्त आपके दिमाग से अटैच होते हैं और आपकी कौन सी उंगली आपके दिमाग के कौन से हिस्से को मुतासिर करती है ये भी तय है। जैसे मुद्राज होती है, आपने देखा होगा, अगर आप कैप्शन में मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझको तो देखिए मुद्राज होती है अलग अलग किस्म की और वो मुद्राज भी आपकी पर्सनैलिटी को और आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है। इसी तरह से ये पर्सनैलिटी में फिंगरप्रिंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस और आपके आगे आने वाले हालात और ये तमाम चीज़ें आपका करियर चॉइसेस बताती है। इसको कई सालों तक ये लोग यूज करते रहे। इसमें हमारे पास एक स्कैनर होता है जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं। फिर एक सॉफ्टवेयर में ये फिंगरप्रिंट जाते हैं और वहाँ से एक बहुत हेवी 50-60 सफ़ात की एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट से फिर काउंसलर बताता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है या बच्चा स्टडी में क्या करेगा या कौन सा करियर का इंतखाब करेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी फुल प्रूफ नहीं है, इसमें बहुत सारे टेक्निकल सवाल उठाए गए हैं।
हम आगे चलते हैं। इसमें जैसे हम बात करते हैं कि हमारे ब्रेन में जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, वो मैथमेटिकल, लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग वाला होता है। लेकिन राइट ब्रेन जो है वो इमोशनल बैलेंस को देखता है, हमारे स्पेशियल, म्यूजिकल, पिक्चर ओरिएंटेड मेमोरी को चेक करता है। और यही पार्ट क्रिएटिव होता है। जितने पेंटर होते हैं, डांसर होते हैं, टीवी एक्टर होते हैं, वो राइट ब्रेन ओरिएंटेड लोग होते हैं। और जितने मैथमेटिशियन होते हैं, चेस प्लेयर होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अक्सर लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड होते हैं। मुख्तसर ये कि समझ लीजिए कि राइट ब्रेन जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर अपने हार्ट से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, और लेफ्ट ब्रेन वाले अपने दिमाग से सोचते हैं। तो इसको जोड़कर भी पर्सनैलिटी को देखा गया है कि आदमी राइट ब्रेन ओरिएंटेड है या लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है। कुछ लोग इन दोनों के दरमियान भी होते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दोनों दिमागों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। लर्निंग तभी होती है जब आप दोनों ब्रेन को, राइट और लेफ्ट ब्रेन को प्रॉपर यूज करें। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है कि कैसे दोनों ब्रेन को आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आपका लर्निंग आउटपुट मैक्सिमम होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखें कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंड टू मी एंड 90% ऑफ हाउ आई रिएक्ट टू इट। तो ये एटीट्यूड होता है कि भाई मैं किसी चीज पे कैसा रिएक्शन करूँ। अब आप देखते हैं कि आप एक रोड क्रॉस कर रहे हैं, एक गाड़ी आती है और किसी को मार के चली जाती है। उस जगह पर खड़े हुए 100 लोगों का रिएक्शन उस एक्सीडेंट को देख के अलग अलग होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ, देखो रोड क्रॉस कर रहा था, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। कुछ लोग का एटीट्यूड ये होता है। कुछ लोग का एटीट्यूड ये होता है कि नहीं, इसको ले जाए, हम इसका इलाज कराएं। कुछ लोग गौर व फिक्र करते हैं ये कैसे हुआ, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, या रोड का इंतजाम बराबर नहीं है, ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं था, सिग्नल क्यों नहीं था, वगैरह वगैरह। कुछ लोग रोने लगते हैं, इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाते हैं। तो लाइफ एक्चुअली आपके थॉट्स पर चलती है, और आपके थॉट्स दरअसल एक इमेजिनरी आपकी थिंकिंग है। हकीकत उससे बरक्स हो सकती है। हो सकता है हम हकीकत के करीब जाए। दरअसल पर्सनैलिटी किसी को जानना, उस शख्स की हकीकत को पा लेना। लेकिन अक्सर हम हमारे थॉट्स के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं कि किसी शख्स की पर्सनैलिटी कैसी है, तो अक्सर हम इल्यूजन का शिकार होते हैं। वॉट एवर थिंग इट इज योर इल्यूजन, द फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट एंड इट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विथ योर थिंग। तो अपनी थिंकिंग हमेशा सही है ये मान के चलना भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब देखिए, जब हम लाइफ मास्टरी के एप्टीट्यूड देखते हैं कि लाइफ कैसे हमें अलग अलग ऑप्शन देती है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास इनर और आउटर एक एस्पेक्ट होता है, एक डायमेंशन होता है। इनर एस्पेक्ट में सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कितना अच्छा समझते हैं, आप अपने आप को कितना सही जानते हैं, और अपने बारे में आपकी क्या राय है। जैसे कि बच्चा इम्तिहान देकर आता है और उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि उसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, और डिस्टिंक्शन लाने वाला है या फेल होने वाला है, उसको सेल्फ अवेयरनेस। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। फिर सेल्फ अवेयरनेस है कि तू अपने आप को कितना जानता है। और ये कहते हैं कि द वन हु नोज हिमसेल्फ ही नोज गॉड। सेल्फ अवेयरनेस से दोस्तों सेल्फ मैनेजमेंट आता है कि अगर आप अपने को जानेंगे तो अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। अपने इमोशन, अपने इम्पल्सेस, अपनी क्रिएटिविटी, अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपना इनिशिएटिव, इन तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। और ये सारी इनर चीजें, ये आउटर नहीं। आउटर तो क्या होता है, आपका सोशल अवेयरनेस होता है कि आप दूसरों को कैसा समझते हैं, आप किसी ग्रुप के बारे में क्या राय रखते हैं, आप कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कौन सी रिलीजियस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं और उसको कितना सही और गलत मानते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, आपके मोटिवेशन फैक्टर्स क्या है। फिर इसी अवेयरनेस से आपकी रिलेशनशिप डेवलप होती है कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपकी एबिलिटी क्या है इन्फ्लुएंस करने की और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की, आपके कोलैबोरेशंस कैसे हैं। तो इनर लाइफ और आउटर लाइफ, ये दोनों डायमेंशन है दोस्त। जिसका इनर सेल्फ बहुत मजबूत है और जिसने अपने इनर सेल्फ को पहचाना है, वो आउटर सेल्फ में बहुत ही अच्छा अपने आप को पेश करेगा, या वो ये कि वो आउटर लाइफ में अपने लोगों को मनवा ले। तो ये एक लाइफ मास्टरी एटीट्यूड है जिसके बारे में बताना आपको जरूरी है।
ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक पर्सपेक्टिव पता चले कि करियर काउंसलिंग में टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। करियर काउंसलिंग में पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। मतलब कैसी आपकी पर्सनैलिटी है। वैसे आपने दो तरह की पर्सनैलिटी सुनी होगी, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। इनवर्ड मतलब जो लोग अपने अंदर ही रहते हैं, लोगों से घुलते मिलते नहीं, और अपने ख्यालात और अपने हालात अपने दिल में रखते हैं, अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते। ये इनर सेल्फ वाली पर्सनैलिटी है। आउटर सेल्फ वाली पर्सनैलिटी वो होती है जो लोगों से मिलता जुलता है, लोगों के दुख दर्द बांटता है, लोगों के साथ हंसता खिलता है, अपने प्रॉब्लम लोगों के साथ शेयर करता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि पर्सनैलिटी को लेके हमारे पास साइकोलॉजी में कितनी थीरीज। साइकोलॉजी में आप देखें तो इसमें फ्रॉइड्स थ्योरी है, जो ये बोलता है कि इंसान की जितनी भी एक्टिविटी है वो उसके सेक्सुअल डिजायर्स, उसकी भूख प्यास, उसका आराम उस पर डिपेंड है। तो एक फ्राइड का एक बुक है उसकी, उसमें उसने लिखा है। एक एरिक्सन की थ्योरी है। इन दोनों थ्योरीज को हम साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं। मतलब पर्सनैलिटी की थ्योरी की भी स्कूल्स है। एक स्कूल साइको एनालिटिक स्कूल है, एक बिहेवियरल थ्योरी है। तो बिहेवियर के हिसाब से इंसान की पर्सनैलिटी की कितने टाइप्स, ये एक अलग अप्रोच है। कुछ ह्यूमनिस्टिक थेरीज है। ह्यूमनिस्टिक थेरी में ये होता है कि एज ए ह्यूमन आप आउटर वर्ल्ड में अपनी पर्सनैलिटी को कैसे शेयर करते हैं। एक कॉग्निटिव थेरी है जिसको पियाजेट ने बताया है, पंडूरा ने बताया है। तो ये थेरीज आपको बताती है कि कॉग्निटिव लेवल पे, आईक्यू लेवल पे आपकी पर्सनैलिटी कैसी, ये आपका मैक्सिकली इंटेलिजेंट मेजर करता है। फिर कॉन्टेक्चुअल थेरीज है, इकोलॉजिकल थेरीज है। तो ऐसी बहुत सारी थेरीज है जो पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली आप देखें कि यूनानी तर्ज इलाज में भी इंसान की पर्सनैलिटी को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मतलब सेहत के हिसाब से। मतलब यूनानी में आप देखें तो 4 तरह के मिजाज होते हैं, जिसमें बलगमी है, तवोई है, सफरावी है और सौदावी है। इन चारों के मिजाज अलग होते हैं और उन मिजाज के मुताबिक उनकी बीमारियां होती है, और उन मिजाजों को पर बहस करके उनका इलाज तजवीज़ किया जाता है। तो यूनानी तबीब 2000 साल से जो इलाज कर रहे हैं, इन्हीं पर्सनैलिटीज को कैटेगराइज करके इलाज करते हैं। लेकिन आप देखें भारत में 3000 साल से आयुर्वेदा चल रहा है। आयुर्वेदा ने लोगों को 3 कैटेगरीज में कन्वर्ट किया है, जिसमें वो वात, कफ और पित्त की बात करते हैं कि वत्ता, कफा और पित्ता, ये 3 चीजें आयुर्वेदा में होती हैं। उसी तरीके से आप देखें कि करियर के भी कुछ सोशल साइंटिस्ट हैं जो करियर के मुताबिक पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है। उसमें हमको होलैंड पर्सनैलिटी टाइप मिलती है। होलैंड की पर्सनैलिटी टाइप में आपको 6 बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी मिलती है, जिसमें एक पहली पर्सनैलिटी रियलिस्टिक लोग होते हैं, जो हर बात में रियल सोचते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं और जो अपने हाथ से किए हुए काम पर भरोसा करते हैं, जो इंजीनियरिंग स्किल रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनका मिजाज होता है। इनको रियलिस्टिक है। इनको मैकेनिकल भी कहा गया है, मतलब हर काम जब वो खुद करते हैं तभी उस पर भरोसा। दूसरी पर्सनैलिटी इन्वेस्टिगेटिव है, जो रिसर्च करते हैं, जो पेपर लिखते हैं, जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, जो थ्योरीज पे काम करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बुक लिखते हैं। मतलब ये लोग बेसिकली घर में बैठकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें सीबीआई इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर भी आते हैं। तीसरी एक पर्सनैलिटी आर्टिस्टिक है, जो ड्राइंग बनाते हैं, जो होम डेकोरेटर में होते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं। चौथी पर्सनैलिटी सोशल है, जो लोगों से मिलते हैं, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनके दोस्त बहुत होते हैं। इसमें टीचर आते हैं, इसमें प्रिंसिपल आते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस आते हैं। पांचवी पर्सनैलिटी इंटरप्राइजिंग, मतलब जिनके के पास लीडरशिप क्वालिटी हो, जैसे एलन मस्क है, जैसे बिल गेट्स है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम थे, जैसे कि रतन टाटा है। ये सब लोग इंटरप्राइजिंग है, ये बिजनेस चलाते हैं, ये दुनिया को चलाना जानते हैं, ये पैसा कमाना चाहते हैं। आज ही मैंने कई बार पढ़ा कि अगर हम सारी दुनिया की दौलत जमा करके एक जगह इकट्ठा कर ले, तो चंद ही महीनों में वो उन तमाम अफराद के पास चली जाएगी जिनके पास आज है, क्योंकि वो दौलत कमाना चाहते हैं। तो दुनिया को आप कितनी भी मुनसिफाना तकसीम करें पैसों की, वो लौट के उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो उसको इस्तेमाल करना और उसको कमाना चाहते। एक छठी पर्सनैलिटी है कन्वेंशनल, जो बहुत ही अपने काम से काम रखने वाले हैं। ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं, मतलब जो काम करते हैं अपने खामोशी से। फार्मासिस्ट होते हैं, या ऐसे लोग जो डिटेल काम करते हैं बैठकर, और लॉयर्स होते हैं। तो हॉलैंड ने पर्सनैलिटीज को
6 हिस्सों में तकसीम की है। इन 6 हिस्सों के पीछे भी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है दोस्तों। मैं मुख्तसर आपको बताऊँ, क्योंकि अगर आप करियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो ये तस्वीर आपके काम आएगी। इसमें से जो ऊपर के जो 2 फैक्टर है, वो डेटा मैनेजमेंट में मतलब जिनके पास डेटा होता है उसको प्ले करते हैं। एक लेफ्ट साइड में आप देखिए थिंग्स है जिसको मैस्कुलाइन लिखा है, जिसमें आदमी अपने हाथों से काम करता है और वो रियलिस्टिक दुनिया को बदलते हुए देखता है, बदलना चाहता है। वो चीज़ों की तब्दीली से मुतासिर होता है। जबकि आप राइट साइड में देखेंगे तो फेमिनाइन लिखा है, पीपल लिखे हैं, जो लोग अपनी ज़बान पर, अपनी फिलॉसफी पर भरोसा करते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, वो पीपल ओरिएंटेड थे, वो पॉलिटिशियंस थे, वो राइटर थे, वो आर्टिस्टिक थे, वो सोशल वर्कर थे। जैसे मदर टेरेसा है, जो लोगों के मसाइल हल करती है। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी को डिवाइड कर देंगे पैरामीटर। इस पर्सनैलिटी को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई है, जिसमें से कुछ थ्योरी, ये सारी थ्योरी का यहाँ पे इस लेक्चर में मुश्किल है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर आपके बारे में लिखा है बीच में यू, और 6 पर्सनैलिटीज बताई गई। एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबल, न्यूरोटिसिज्म, कॉन्शियसनेस, प्रोफेशनलिज्म, रिसेप्टिविटी। तो ये 6 तरह की पर्सनैलिटीज में बताई गई है, और ये बताया गया है कि कैसे ये पर्सनैलिटीज हमारे आउटर ऑर्बिट पर असर डालती है। मतलब इनर ऑर्बिट है, एक आप है और एक बाहर आपकी पर्सनैलिटी है। अब इसमें 2 बड़ी थ्योरीज है दोस्तों। मतलब ये है कि अल्लाह ने जैसा आपको बनाया है वैसे आप है। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि आप पैदा होने बच्चे को एक माहौल दो, वो जैसा चाहे हम उसको बना दें। मतलब इन्वायरमेंट अफेक्ट द चाइल्ड्स कलर। और कुछ लोग बोलते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि चाइल्ड इज बोर्न विद द एप्टीट्यूड एंड यू कैन नॉट चेंज दैट एप्टीट्यूड व्हाटएवर इवेंट। तो इन दोनों में हमेशा एक बहस, एक झगड़ा चलता रहता है। आगे देखिए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी पर्सनैलिटी के इमोशनल वेरिएंट्स है, और ये वेरिएबल इन 6 पर्सनैलिटीज में डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, और उसको जानने के बाद आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है। अब देखिए आपकी पर्सनैलिटी में कितने एस्पेक्ट होते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट का मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि आपका रिलेशनशिप आपके खुदा से कैसा है। मतलब हाउ यू डिफाइन योर गॉड, आप अपने खुदा को कैसा समझते हैं। इसमें भी आप देखें तो अगर मैं इस चार्ट को और बड़ा करूं तो आप देखेंगे कि खुदा को मानने वालों की एक दुनिया है, खुदा को ना मानने वालों की एक दुनिया है। स्टीफन हॉकिंग, रिचर्ड डॉकिंग, ये सारे खुदा को ना मानने वाले लोग। रजनीश, ये सब खुदा के इनकारी लोग हैं। इनकी एक अपनी फिलॉसफी है, इनकी एक अपनी लाइफ है, इनका लाइफ को देखने का एक अलग एस्पेक्ट। जो लोग गॉड फेयरिंग हैं, जिसमें ज्यूज, क्रिश्चियन, हिंदूज, मुस्लिम्स आते हैं, उनका अपना अलग अप्रोच है, अलग एप्रोच, क्योंकि इसमें आपको खुदा को मानना है, खुदा के जरिए दी गई हिदायत को मानना है, और लाइफ आफ्टर डेथ को मानना है। जब आप लाइफ आफ्टर डेथ को नहीं मानते तो इस दुनिया को लेके आपका फलसफा बदलता है, और आपकी करियर चॉइसेस बदलती है। फिर आप डॉक्टर भी बनते हैं तो किडनी चुराने में आपको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आपका कोई हिसाब लेने वाला नहीं। और जो गॉड फियरिंग पीपल होते हैं, उनका करियर ओरिएंटेशन अलग होता है। दूसरा ये देखिए कि डेवलपमेंट ऑफ योर पॉजिटिव पर्सनैलिटी। आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कितने पॉजिटिव है, आपने अपने आप को कितना सच समझा है और कितना सच भरता है। बराबर। जॉन एलिया का एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि खुद को जानने की ख्वाहिश है मुझे, ऐ बदन तो किसी रोज दरमिया से निकल। मतलब ये कह रहे हैं कि बदन जो है ये मुझे बड़ी तकलीफ दे रहा है, मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। मतलब बदन, मतलब इसकी ख्वाहिश है, अभी भूख लगी, खाना खाऊंगा, प्यास लगी, पानी पीऊंगा, अभी बाथरूम जाना पड़ेगा। तो मेरे साथ जो दुनियावी जिंदगी की जो उलझने लगी है, वो मुझे अपने आप को और अपने खुदा को समझने नहीं देती। तो अपने आप को समझना, अपनी पर्सनैलिटी को समझना दुनिया का सबसे मुश्किल था। तीसरे, एलिमिनेशन ऑफ निगेटिव पर्सनैलिटी। जो थॉट्स आप पे आते रहते हैं, इनको तो आप रोक नहीं सकते। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, आपके जहन में लाखों थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन किसको जगह देनी है और किसको गेट आउट बोलना है, ये आपके मेंटल डिजायर है और आपकी ख्वाहिश पर डिपेंड। इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका विजन और मिशन क्या है। करियर डेवलपमेंट में विजन और मिशन का बहुत बड़ा दखल है। क्या आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप खूब पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप खिदमत खल्क करना चाहते हैं? क्या आप एलन मस्क की तरह सितारों पर जाके कोई गाड़ी लगाना चाहते हैं? या आप पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, जैसे हिटलर ने किया था, या जैसे अब आप देखते हैं रशिया और इसका।
तो आप करना क्या चाहते हैं, उससे आपका विजन और मिशन से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है। इन तमाम चीजों के बाद ये डिसाइड होता है कि आपकी इंसानों के साथ रिलेशनशिप कैसी, और वही रिलेशनशिप ये बताती है कि दुनिया में आपके रहने के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन कौन से आपके पास डायरेक्शन हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं। मैं आपको एक बहुत कॉमन इमोशनल आईक्यू टेस्ट बताता हूँ, जिसमें आप देखें कि एक चेहरा है जिसको अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है, उससे हम क्या समझते हैं। मतलब ये सारी फिलोसॉफिकल बातों से हटकर अब हम फिजिकल बातों पे आते हैं। मतलब आपको क्या करना है, आप बोलेंगे सर इतनी आप तकलीफ कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है, तो आपके लिए क्या है, इसको नोट कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। मतलब एक आदमी आ रहा है आपके सामने, बहुत ही खुश मिजाज है, हंस रहा है, उसके चेहरे पर खुशी आपको महसूस हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि वो खुश है। लेकिन अगर कोई नाराज है तो कैसे समझेंगे, अगर कोई डिस्टर्ब है तो कैसे समझेंगे, कोई अगर सुसाइडल टेंडेंसी से आया है, कोई डिप्रेशन लेकर आया है, कोई एंगर है, कोई झूठ बोल रहा है आपके सामने, तो कैसे पहचानेंगे। तो चेहरे के हाव भाव को लेकर एक पूरी साइंस डेवलप हुई, जिसको इल्मे कयाफा कहा करते थे पुराने जमाने के बुजुर्ग। आप सुनते होंगे कि किसी वली के पास कोई शख्स गया और उन्हें देख कर बता दिया कि बेटा जा, तू आज के बाद ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि उन्हें पता था कि ये क्या कर रहा है। वो कैसे पता चलता था, उनके पास इल्मे कयाफा था। वो चेहरा देख के इंसान की दाखिली सिचुएशन समझ जाते थे। हमने भी कुछ हकीम देखे हैं जो चेहरा देख के बताते थे कि इसके लीवर में खराबी है, इसकी किडनी खराब है, इसके पेट में तकलीफ है, इसका हाजमा खराब है। तो ये कैसे होता था। वो लोग तो खैर माहिर थे, अपने तजुर्बे के बिना पर ये करते थे। लेकिन आज ये एक स्टैब्लिश साइंस है, और ये इमोशनल आईक्यू के नाम से लियोनार्डो डाइकैप्रो ने अपना एक इमोशनल चार्ट बनाया। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये ह्यूमन फेस रीडिंग का सॉफ्टवेयर है, और काफी महंगा सॉफ्टवेयर है। और ये बताता है कि किसी शख्स के चेहरे के तासुरात उसके बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 6 तस्वीरें एक ही शख्स की ली गई है, जिसमें डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट, फियर, सैडनेस, सरप्राइज और एंगर, ये 6 इमोशंस दिखाए गए हैं। मतलब जब वो गुस्से में होंगे तो आपकी आंखें छोटी होगी, आपके होंठ बंद हो जाएंगे, आपके आपके चेहरे का नीचे का जो हिस्सा है वो मोटा हो जाएगा। जब आप खुश होंगे तो आपका चेहरा फैला हुआ होगा, आपकी आंखें नॉर्मल होगी, आपकी नाक सीधी होगी। जब आप डरे हुए होंगे तो आपकी आंखें बड़ी होगी, आपकी आंखों के घेरे खोखले होंगे, अंदर जाएंगे, आपके मुंह खुला होगा, दांत दिखेंगे। जब आप सैड होंगे तो आपकी आंखें झुकी हुई होंगी, आपका चेहरा उतरा हुआ होगा। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये पूरी साइंस है। इसमें कई किताबें हैं। अगर मुस्तकबिल में मौका मिला तो इस पे कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, इस पे कैसे इस पे आगे काम करना चाहिए, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं। एक और तस्वीर देखिए। पर्सनैलिटी चेहरे से जब लोगों को पहचाना जाता है तो इसके 9 अलग अलग टाइप के चेहरे होते हैं। ऑब्लॉन्ग इसमें दिया है, ओवल दिया है, राउंड दिया है, रेक्टेंगल दिया है। तो आपको जैसे कोई आपके पास आ रहा है तो पहले पहचानना है कि उसका चेहरा किस किस्म का है, उसके चेहरे पर हड्डियों का जो पोजीशन है वो कैसी है, और उसके बाद उसके इमोशंस को आपको देखना है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि बाकायदा आपके लिप्स की मूवमेंट, उसका डिस्टेंस, आपकी नाक, आपकी आंखों की मूवमेंट, उसका उतार चढ़ाव, उसको एक्सरसाइज में उसको एक सॉफ्टवेयर में डाल के आपको बताता है कि ये शख्स आपके पास कौन सी बात झूठ बोल रहा है, कौन सी बात सच बोल रहा है, और इसके माजी कैसा है, और ये मुस्तकबिल में क्या कर। बहुत सारे जो डिटेक्टिव होते हैं वो क्रिमिनल को पहचानने के लिए रिकॉर्ड करते हैं पूरे सेशन को, और उसके बाद उसको कई लोगों को दिखाया जाता है ताकि वो बता सके कि इसकी पर्सनैलिटी में आगे चल के क्या चेंजेस आने वाले हैं, या ये क्या शख्स ये क्या बोल रहा है। इसी तरीके से जब आप देखते हैं MBA HR करने के बाद जब रिक्रूटमेंट की बात आती है तो ग्रुप डिस्कशन जब बच्चे करते हैं तो उस पूरे सेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, और उसको बैठ के एग्जीक्यूटिव बाद में कई मरतबा देखते हैं कि ये बच्चा जो हाथ हिला रहा है, जो हंस रहा है, जो इस गुस्से का इजहार कर रहा है, ये वाकई नेचुरल है या ये बनावटी चीज है। तो इससे भी पता चलता है कि आप कैसे करियर का इंतखाब कर सकते हैं। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजा हुआ जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो है आपका IQ टेस्ट। अगर आप देखें IQ टेस्ट तो इसके हिसाब से इंटेलिजेंट क्वेश्चंस के हिसाब से इंटेलिजेंस को डिवीजन किया गया है। मतलब 1 से लेकर 175 तक। इसके मुताबिक आप देखें तो इंडिया में हम 85 से लेकर
114 तक एवरेज आईक्यू वाले लोग ज्यादा होते हैं। उससे कम आप जाएंगे तो बॉर्डर लाइन मिलेगा, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन मिलेगा, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन मिलेगा। जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं वो 40 बिलो होते हैं। तमाम जानवर जो होते हैं उनका आईक्यू 40 है, उससे बिलो होता है, इसीलिए वो बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर नहीं पाते। चिंपैंजीज में बहुत कोशिश की गई लेकिन वो नहीं कर पाए। अब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आईक्यू हर रेंज के बाद बढ़ता जाता है। एवरेज आईक्यू, ब्राइट आईक्यू, मॉडरेटली गिफ्टेड, गिफ्टेड, एक्सेप्शनली और प्रोफाउंड। जिसमें यहाँ देख रहे हैं कि आइंस्टाइन का आईक्यू तकरीबन 160 प्लस था। He was a genius. He was gifted, profoundly gifted. ऐसा हम कह सकते हैं, हाईली गिफ्टेड। ये रेंज भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। ये उस पर डिपेंड है कि आपका नर्चर कैसा है और आपका नेचर कैसा, आपका जीन्स कैसे है। आपके जीन्स भी आपके आईक्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि विश्वनाथन आनंद का बेटा भी अच्छा चेस खेलता है ना। या आप देखें कि ये जो AR रहमान का बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, ठीक है। तो ये गिफ्टेड आईक्यू है जो नेचर और नर्चर से डिफाइंड होता है। उसके बाद जो डेवलप होता है वो कल्चर से डिफाइंड। याद रखिए, ह्यूमन पर्सनैलिटी के 3 एस्पेक्ट है, नेचर, नर्चर और कल्चर। इसके बाद आप देखिए मियर्स ब्रिगर का पर्सनैलिटी टेस्ट है, करियर पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसके हिसाब से उन्होंने 16 पर्सनैलिटीज बताई है। ये टेस्ट आपको नेट पे मिलेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी पर होने वाला टेस्ट मियर्स ब्रिगर टेस्ट, जो आपको सीखना पड़ता है। आप कोई भी टेस्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप नेट पे सर्च किया, आपने डाउनलोड भी किया, तो बनाए करम ये सब अकेले ना करें, बगैर किसी MA साइकोलॉजिकल काउंसलर की के बगैर, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकती, जिसके लिए सीरीज ऑफ लेक्चर आपको लगेगी। ये वो 16 पर्सनैलिटीज है जिसमें इन्होंने डिवाइड किया है तमाम करियर्स को, और करियर के बारे में बताया है। इसका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद इसको इंटरप्रेट करना होता है, इंटरप्रेट करने के बाद इंडिविजुअल उसका एक रिजल्ट आता है, उसके ऊपर एक ग्राफ बनता है, और उसके बाद ये कैटेगरीज में उनके नंबर्स पुटअप किए जाते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर चाहते हैं वैसे उनकी पर्सनैलिटी होती है। तो ये पॉपुलर करियर चॉइस है जिसे हम मियर्स ब्रिगर टेस्ट कहते हैं। अब ये मैं अब आपको बताऊं, वक्त ज्यादा नहीं लेते हुए, कि कौन से फैक्टर है जो करियर की चॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चॉइस तो आपका है आपकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि आजकल करियर को एजुकेशन से जोड़ दिया गया। आज से 200 साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि स्कूल को खुले हुए तकरीबन 170-180 साल से स्कूलें आई है। उसके पहले करियर के चॉइस का क्या तरीका था? उसके पहले बाप का प्रोफेशन बेटा इख्तियार करता, उसके पहले बाप किसान तो बेटा किसान, बाप सुनार तो बेटा सुनार, बाप लोहार तो बेटा लोहार। ये करियर चॉइस होती थी। अगर बाप बादशाह है तो बेटा भी बादशाह बनता था, वजीर का बेटा वजीर बनता था। ये करियर चॉइसेस थी। और यहाँ तक कि फकीर के बच्चे फकीर ही बनते थे। जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, जलगांव, एहसान सर जानते हैं कि हमारे बिरादरी फकीरों, तो जो हमारे यहाँ पे नियाज होती है, कोई 40वां होता है या बच्चे का अकीका होता है, तो पहले उन फकीरों के खानदान से लोगों को बुला के खिलाया जाता है। अब चूंकि वो वाकईतन फकीर नहीं रहे, लेकिन उनको जात के हिसाब से फकीर कहा, मतलब ये एक करियर चॉइस था और लोग उस पर भी काम करते थे। देखिए बड़ी अजीब बात थी, खुदा का शुक्र है कि साइंस डेवलप हुई, और आज साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि आपको तमाम खदशात और रुझानात को छोड़कर साइंस पर अमल करना आपकी एक तरह से मजबूरी। तो अब देखिए आपके क्वालिफिकेशन के बाद आपकी लोकेशन, आप कहाँ पर मौजूद, वो भी करियर का इंतखाब करती है। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी का दौरा है, अगर आप जर्मनी में हैं तो गालिबन आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे। अगर आप यहाँ महाराष्ट्र में कहीं कोकण के रहने वाले हैं तो आप माहीगीर बनेंगे, बराबर। तो लोकेशन भी आपके करियर का इंतखाब करता है। आपके कॉन्टैक्ट, आपके घर पे आने जाने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब भी करियर का इंतखाब करते हैं। फिर आती है आपकी स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका टीम वर्क, आपका कंप्यूटिंग, आपका ऑर्गेनाइज। फिर आता है आपका इंटरेस्ट, आपका सोशल नेटवर्क, आपकी क्रिएटिविटी, आपका आउटडोर, आपका इंडोर, आपकी साइंटिफिक इंक्वायरी, उसको हम इंटरेस्ट इन्वेंटरी बोलते हैं, मैं बताऊंगा अभी आप। फिर आते हैं आपके वैल्यूज और मोटिवेशन, आपको काम कैसे करना है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, आपको किस चीज को प्रायोरिटी देनी है लाइफ। आप याद रखिए लाइफ में इंसान 5 चीजों को प्रायोरिटी देता है: पैसा, फैमिली, हेल्थ, पैसा,
फैमिली, हेल्थ, जॉब और पैशन। इसमें आपको 1 2 3 4 5 लिखना होता है। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे एक्सरसाइज करवाता और पता चलता है कि हम में से कौन अपनी प्रायोरिटीज कैसे तय करे। जो शख्स लाइफ में प्रायोरिटी तय नहीं कर सकता, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। वो उसी दरख्त के पत्ते की तरह है जो हादसाती तौर पे दरख्त से टूटा और जहां हवा उसको ले गई वो चला गया। किसी शायर ने कहा है कि लकीरें हाथ की हमको बदलना आता है, हमें मिलाओ ना किस्मत पे रोने वालों। मतलब हम अपनी चॉइसेस को अपने हिसाब से तय करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई एक ग्रुप ऑफ थॉट है जो कहता है कि चॉइसेस बदली नहीं जा सकती, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि पैशन से चॉइसेस बदलती है और एक आदमी अपनी चॉइसेस को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मोल्ड कर सकता है। इसके लिए वैल्यूज की जरूरत होती है और इसी काम के लिए मोटिवेशन की जरूरत। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी है, इस पर बात कर चुका हूँ। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करियर सिलेक्शन में मदद करती हैं। इसके बाद देखिए 4 किस्म के टेस्ट हम लोग करियर के जीवन में लेते हैं। एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक इंटरेस्ट है, एक इंटेलिजेंस है और पर्सनैलिटी। इन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट कैसे लिए जाते हैं, इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ बताता हूँ। ये एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है दोस्तों। इसको ह्यूज एम बेल ने पब्लिश किया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की है। इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, वैसे आप डाउनलोड ना करें क्योंकि ये वन टाइम टेस्ट है। अगर ये आपने एडमिनिस्टर किया और क्वेश्चन के आंसर बच्चों को पता चल गए कि इसका बेस्ट सूटेबल आंसर क्या है, तो फिर आप इसको दोबारा उस शख्स पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो 140 क्वेश्चन होते हैं और इसके आखिर में हम यस नो करते हैं और आपको पता चलता है कि बच्चे का एडजस्टमेंट लेवल क्या है एट होम, एट स्कूल, एट सोसाइटी एंड एट डिफरेंट प्लेस। मतलब ये एडजस्टमेंट साइकिल। एक इंटरेस्ट इन्वेंट्री होता है दोस्तों। इंटरेस्ट इन्वेंट्री ये एक सैंपल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्टेट यूनिवर्सिटीज का है। ये भी मतलब इसका एक कॉपीराइट है, इसको दिया नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें हम ये क्या करते हैं कि हमारे पास जनरल ऑक्यूपेशनल थीम के बारे में इंटरेस्ट हम पता करते हैं। बेसिक इंटरेस्ट स्केल होती है, इसके 6 अलग अलग पैरामीटर, जिसमें इंटरेस्ट स्केल में ऑक्यूपेशनल, पर्सनल स्टाइल, प्रोफाइल और रिस्पॉन्स समरी होती है। इससे पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में कैसा है। वही 6 कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने हॉलैंड में बताए थे, वो इन 6 पर्सनैलिटीज को इंटरेस्ट में, वर्क एक्टिविटी में, पोटेंशियल स्किल्स में और वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं। और इन्हीं 6 के हिसाब से फिर आप आगे चलते हैं, इनको कलर कोड देते हैं और इन 3 के हिसाब से फिर आपकी करियर चॉइसेस और इन करियर चॉइसेस पे फिर आप जॉब का या करियर का सिलेक्शन। ठीक है, ये बात थोड़ी सी मुश्किल है समझना क्योंकि थोड़ा इसके लिए हायर थिंकिंग स्किल चाहिए, ऑक्यूपेशनल स्किल्स को समझने के लिए, वर्क स्किल को समझने के लिए। तो ये 2 टेस्ट थे, एडजस्टमेंट इन्वेंट्री और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री। अब देखिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही खास टेस्ट जो हम लोग हमेशा करते हैं उसको DBDA कहते हैं, डिफरेंशियल डेविड्स बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एप्टीट्यूड। इसमें हम 10 अलग अलग एबिलिटीज देखते हैं, यहाँ पर 7 बताई गई है, जिसमें हम देखते हैं आपका वर्बल एबिलिटी बच्चे का, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्लोजर एबिलिटी, स्पेशियल, मैकेनिकल, क्लरिकल और रीजनिंग। अब हर एबिलिटी की रीडिंग्स है, 1 to 10 स्केल है। 1 to 3 बिलो एवरेज है, 4 to 6 एवरेज है और 7 to 10 हाई परफॉर्मेंस है, हायर देन एवरेज। इसमें वर्बल में करियर अलग है, न्यूमेरिकल में करियर अलग है। क्लोजर मतलब टू विजुअलाइज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द होल फ्रॉम द गिवन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख के आप पूरा विजुअलाइज कर लेते हैं। जैसे शादी जिसकी होने वाली है, वो अपने जोड़े का फोटो देखकर उसकी पर्सनैलिटी को इमेजिन करने लगता है, इसको क्लोजर एबिलिटी बोलते हैं। स्पेशल में आता है कि आपकी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन कितना बड़ा है। इसमें करियर भी अलग अलग है। मैकेनिकल में बच्चे का टूल को हैंडल करने का ग्राफ कैसा है। ये नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, ये रिटर्न पेपर पेंसिल टेस्ट इन्हें कहा जाता है। फिर क्लरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ये एक बहुत मशहूर टेस्ट है, इसको DBDA कहा जाता है। और इसकी स्टेंसिल होती है। ये टेस्ट के बाद इसके नंबर गिने जाते हैं
और इसको एक स्केल में डाला जाए। जितने भी साइकोलॉजिकल करियर काउंसलर्स होते हैं जो एमए साइकोलॉजी करते हैं, उनके पास ये टेस्ट होता है, क्योंकि ये उनको अपने प्रोजेक्ट वर्क में करना होता है। दूसरे इंटरेस्ट इन्वेंटरी में मैंने आपको बताया, हमारे पास इंडिया में हम लोग जो इंटरेस्ट इन्वेंटरी करते हैं वो 5 करियर में करते हैं, मतलब मेडिकल, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स और फाइनेंस। हमारे पास सिर्फ ये 5 करियर है। ये इंडियन एनवायरनमेंट में, इंडियन स्टेज में एडेप्टेड करियर कोर्सेस है। मतलब ये टेस्ट इंडियन सोसाइटी में एडेप्ट किए गए 1960 में। आप कोई टेस्ट कहीं से डाउनलोड करें, उसको करें, हो सकता है बच्चा उस टेस्ट के लिए काबिल ना हो। और याद रखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इंटरेस्ट इन्वेंटरी या पर्सनल टेस्ट, दे आर वन ऑफ द टूल फॉर द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, दे आर नॉट द ओनली टूल। तो इंटरेस्ट इन्वेंटरी में 5 टाइप के करियर हमारे पास। फिर एक मल्टीपल इंटेलिजेंस हमारे पास है, जो हमको वर्ड स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, म्यूजिक, पीपल से, इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 तरह के या 8 तरह के करियर्स में हमको डालता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस के हिसाब से, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस दरअसल आपका इमोशनल क्वेश्चन के हिसाब से करियर का डिवीजन है। इसका भी टेस्ट है, इसका टेस्ट मैं खुद देता हूँ। हम ये सारे टेस्ट लेते हैं, हमारे पास सेंटर भी लोग आते हैं, हम बाहर जाके भी ये टेस्ट करते हैं, काबिज की तरफ से भी हम ये टेस्ट करते हैं। तो ये आपका हुआ इंटरेस्ट इन्वेंटरी। इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने आपको टेस्ट रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ, जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट जब हम देखते हैं, तो उसमें पहले हम चीफ कंप्लेंट लिखते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ लिखा है, देखिए, डिफिकल्टी इन रीडिंग लॉन्ग वर्ड्स, स्पेलिंग मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर। ये पेरेंट्स से या टीचर से मिली हुई इन्फॉर्मेशन। फिर हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि उसकी बर्थ हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो नॉर्मल पैदा हुआ था या वो प्रॉब्लम बर्थ थी उसकी, सिजेरियन बर्थ थी, या मदर को साइकेट्रिक कोई इलनेस था तब पैदा हुआ था, या ट्रोमा में वो एक्सीडेंटल बर्थ हो गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या अनमेरिड मदर थी, विदाउट वेडिंग प्रेग्नेंट थी। ये सारी मेडिकल हिस्ट्री बच्चे को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद डेवलपमेंट हिस्ट्री लीजिए, सोशल और बिहेवियर, बचपन में कैसा था, कितने साल में बोलना शुरू किया, बचपन में गिरा था क्या, सर पे मार लगी थी क्या, स्कूल जब गया तो स्कूल जाते वक्त बिहेवियर कैसा था, हैप्पी हुई था या रोता था स्कूल जाते वक्त, डरना था क्या बचपन में, डर के उठ गया था क्या, बिस्तर में पेशाब करता है क्या। ये सारी बिहेवियरल हिस्ट्री और प्री मेडिकल, मतलब जो प्री नेटल मेडिकल हिस्ट्री है, वो लेना बहुत जरूरी है। फिर एकेडमिक हिस्ट्री लीजिए, पढ़ने में कितना टाइम लगा, एलडी तो नहीं था, डी को बी, बी को डी तो नहीं लिखता था, पेंसिल पकड़ने में कितना टाइम लगा। अब तो खैर 3 साल में बच्चे पेन पकड़ रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म है। इंटरनेशनल जो लेवल है उसमें 5 साल से पहले बच्चों को स्कूल में भेजना जुर्म, और अब वो रेट 7 साल में हो जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आप नहीं भेजेंगे, मतलब प्री प्राइमरी, नर्सरी और एक किंडरगार्टन आप नहीं पढ़ाएंगे, आप डायरेक्ट फर्स्ट में डालेंगे बच्चों को। और जो आप किंडरगार्टन में, सीनियर और जूनियर केजी में पढ़ाते हैं, वो आप पढ़ाएंगे किसमें, फर्स्ट में। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने फैसला किया, कर दिया। उसके बाद आप लेंगे एकेडमिक हिस्ट्री, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, नेचर क्या है, एनवायरनमेंट, फैमिली का एनवायरनमेंट। फिर हम लोग जो सबसे अच्छा और सबसे एडेप्टेबल टेस्ट हमारे पास है, वो मैलिस इंटेलिजेंस स्केल है फॉर इंडियन चिल्ड्रन। इसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें हम देखते हैं जनरल इंफॉर्मेशन, मतलब इसके 2 तरह के टेस्ट होते हैं, वर्बल और परफॉर्मेंस। वर्बल में हमारे पास 5-6 पैरामीटर है, जनरल इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, अर्थमेटिक, सिमिलैरिटीज, वोकैबुलरी, डिजिटल स्पैन। और परफॉर्मेंस में हमारे पास 5 है, पिक्चर कंपिलेशन, डिजाइन, ब्लॉक डिजाइन, ऑब्जेक्ट असेंबली, कोडिंग, मेज। इसका ये टाइम लिमिट होता है और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इन टेस्ट को किया जाता है। डीपीडीए में भी हम लोग टाइम लिमिट देते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, ऐसे टाइम देते हैं ताकि बच्चा उस टास्क को उतने गिवन टाइम में करे। क्योंकि जो आईक्यू होता है वो आपकी मेंटल एज अब डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 है। मतलब जिस मेंटल एटीट्यूड पे आप है, वही एज आपकी है या नहीं। कभी कभी कुछ बच्चे बहुत कम एज में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जैसे स्वामी विवेकानंद, बराबर। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कम एज में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का मुजाहरा किया। उनकी मेंटल एज उनकी फिजिकल एज से मैच नहीं कर रही थी दोस्तों। तो ये हम मैच करते हैं और इससे आईक्यू बच्चे का पता करते हैं। इसके बाद हम लोग अगर करना चाहे तो
DTLD करते हैं, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये बहुत जगह किया जाता है, तमाम हॉस्पिटल्स में भी किया जाता है। इसके 10 पैरामीटर हैं जो आप सामने देख रहे हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, फिगर ग्राउंड है, ये नॉन मतलब परफॉर्मेंस होता है, और उसमें बच्चे को कुछ बोला जाता है, कुछ दिखाया जाता है, कुछ गेम्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती है। बच्चा कैसे इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये बेसिकली स्पोर्टिंग होता है, जो बच्चे का एंजाइटी लेवल भी इससे पता चलता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी है, LD। इसमें हम लोग इनफॉर्मल असेसमेंट करते हैं, रीडिंग का, राइटिंग का और टेस्ट। इसके बाद देखिए DBDA मैंने आपको बताया, जो टेस्ट है उसका एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद लेसी एक हम करते हैं, जो लर्निंग एंड स्टडी स्ट्रेटेजी है। इसमें दोस्तों हम ये देखते हैं कि बच्चे का लर्निंग पैटर्न कितना खराब है, उसका एंजाइटी स्केल क्या है, बच्चा कितनी देर पढ़ के थक जाता है या बोर हो जाता है, अटेंशन स्पैन कितना है, एटीट्यूड स्केल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये आया 2 मिनट में पढ़ के बोर हो जाता है या 2 घंटा पढ़ सकता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कितना अच्छा है, टीचर के पढ़ाने के बाद उसको कितना याद रहता है, वो कितने अच्छे से टीचर को इंटरप्रेट करता है, सेल्फ टेस्टिंग स्केल है क्या नहीं, सिलेक्टिंग मेन आइडियाज फ्रॉम द आइडियाज स्किल है या नहीं, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, टेस्ट स्ट्रेटेजी कैसी है। तो लेसी एक लंबा टेस्ट है, लेंदी टेस्ट है, अब हम उसको नहीं करते। आप पेरेंट्स बोले कि ये बच्चा पढ़ता ही नहीं, बच्चे का दिल नहीं लगता, तो इसको किया जाता है और इससे हमको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इससे हम हजारों बच्चों को हमने से ठीक किया है और बच्चों का एक्चुअल प्रॉब्लम हमारे समझ में आ गया। दोस्तों ये किसी तरीके का एक मेडिकल टेस्ट ही है, जो आपको बता देता है कि आपको क्या करना है और आपको किस लेवल पे आगे बढ़ना है, क्या फ्यूचर स्ट्रेटेजी आपकी काउंसलिंग में होनी चाहिए। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है जो मैंने आपको बताया। तो ये सारे टेस्ट हैं, जो ये इसका इंटरप्रिटेशन है जो हम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, जो हम करते हैं, और इसमें हमारा अप्रोच ये होता है कि हम ये बताएं कि भाई हमको करना कैसे है, हमको आगे किस अप्रोच में जाना है। देखिए ये मैंने आपको बताया, ये एक स्लाइड है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम IQ टेस्ट करते हैं, ये मतलब करियर इन्वेंटरी के लिए IQ टेस्ट इंपॉर्टेंट है, LD टेस्ट इंपॉर्टेंट है और पर्सनैलिटी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट। ये तीनों होने के बाद फिर अगर प्रॉब्लम आया तो साइकेट्रिक कंसल्टेशन या साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, उस टेस्ट को इंटरप्रेट करना। जैसे एक ब्लड टेस्ट, CBC, विडाल, मलेरिया, HbA1c, शुगर, इसको इंटरप्रेट करने का काम एक MD मेडिसिन करता है। उसी तरीके से इन टेस्ट को इवैल्यूएट करने का काम या तो साइकोलॉजिकल काउंसलर करेगा या तो साइकियाट्रिस्ट करेगा। हम लोग अपने तौर पे इन टेस्ट को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप कभी आपने टेस्ट अपने बच्चे का करवाया होगा तो वो लोग आपको रिजल्ट नहीं देते हैं, मतलब एक्चुअल टेस्टिंग नहीं देते, आपको इंटरप्रिटेशन देते हैं, क्योंकि टेस्ट को आप नहीं समझ पाएंगे कि उसमें कहाँ यस कहाँ नो पे उसको इंटरप्रिटेशन उसका कैसे किया गया, क्योंकि एक लार्जर स्केल में उसको एडॉप्ट किया गया। इट्स अ साइंस, इट्स अ स्टैटिस्टिकल साइंस। इसको बनाने के लिए बाकायदा हजारों का सैंपल लगता है किसी नए टेस्ट को बनाने के लिए। मैंने खुद नए टेस्ट बनाने में कुछ काम किया है, मतलब एक केरला का एक ग्रुप है जो एक काम करता है, वहाँ पर MSc PhD मैथमेटिशियन, MSc स्टैटिस्टिक्स, MA PhD साइकोलॉजी, इस तरह के जो लोग लगते हैं, MA साइंस सोशियोलॉजी, जो बैठ के टेस्ट डिजाइन करते हैं, उनको बताते हैं। उसको बनाने में सालों लगते हैं, ये 4 दिन का 10 दिन का काम नहीं, ये 10 सालों में बनता है। आपको मैं बताऊं कि एक टेस्ट है US का फाइलो भी 20 साल में बनाएंगे। तो टेस्ट इतना आसान नहीं है कि बस दे दिया हो गया, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी। इसके बाद आप देखें कि एंगर मैनेजमेंट का भी एक टेस्ट होता है, एग्जाम स्ट्रेस के टेस्ट होते हैं, पीयर प्रेशर को कैसे डील करता है, सिगरेट स्मोकिंग, फ्रेंडशिप, ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज में टेस्टिंग होती है। ADHD बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है, अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, काउंसलिंग होती है, थेरेपीज होती है, हिप्नोटिक टेस्ट होते हैं, साइकोथेरेपी होती है, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये कोर्स अभी मैंने किया है, डिप्लोमा इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यूडेमी जो ओपन लर्निंग सॉफ्टवेयर है वहां से किया है। बहुत महंगा टेस्ट है, लेकिन अगर आप मुझसे टच में रहेंगे तो जब ये ऑफर में खुलता है तो मैं बता दूंगा, तो आप 2-3 हज़ार में या 500-600 में ले सकते हैं। वैसे 7,000 का एक टेस्ट है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मतलब किसी भी मसले को हल करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल कैसे करें। आप जानते हैं साइकोलॉजिकली दुनिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपना गोल तय करते हैं,
और दुनिया में 90% लोग होते हैं जो सिर्फ 0.5% दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 90.95% दिमाग आपका अनयूज्ड है। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बताती है कि आपको दिमाग को इस्तेमाल कैसे करना है। उसी तरह से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो लोग करते हैं उसमें भी एक चीज होती है, REBT होता है। मतलब ये सारे टेस्ट है जो किए जाते हैं और जिसको हम करके पर्सनैलिटी का पता लगाते हैं और हम ये पता करते हैं कि किसी बच्चे को करियर काउंसलिंग में कैसे आगे बढ़ाना है और करियर का इंतखाब उसका कैसे हो। तो बहरहाल ये बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। काफी वक्त मैंने ले लिया, बहुत ही मुख्तसर मैंने एक एक चीज बताई। अगर ये पूरा सेशन तफसील से किया जाए तो तकरीबन 4 से 6 घंटे लगते हैं। काउंसलिंग कैसे की जाती है और काउंसलिंग के टेस्ट पर कैसे काम किया जाता है, इसके लिए 3-3 दिन के वर्कशॉप्स होते हैं जो हम करते हैं और लोगों को सिखाया जाता है। बहरहाल ये मुख्तसर सेशन था। इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू द why and how of aptitude testing and different types of tests and what the results they are giving and how they are interpreting it and how you can take benefit of it. Furthermore, आपको बहुत सारी किताबें इसके लिए पढ़नी है, बहुत सारे वीडियोस देखने हैं, सारे लिंक्स, सारी चीज़ें आपको शेयर की जा सकती है। अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो तो इस पे काम किया जा सकता है। इसको बहुत बड़ा है, काम करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है और लोग बहुत कम है। बहुत अच्छा प्रोफेशनल करियर इसमें बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब मुझे मौका देने का। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि मेरी बातें आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। सर इतना इंसाइटफुल और इंफॉर्मेटिव सेशन, और इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक को जस्टिफाई आपके अलावा मेरी नजर में कोई नहीं कर सकता था। और आपने बहुत ही कम टाइम में उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में, हालांकि मुख्तसर तारुफ था, इतने बड़े बड़े टेस्ट को इतने आसान तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर भी इसका इंट्रोडक्शन देना पॉसिबल नहीं था। ये आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया। और मैं चाहूंगा कि कुछ पार्टिसिपेंट के अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। ये जो अपने यहाँ पर, ये तो अच्छा, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मेरा एक सवाल था, पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता था 10th के बच्चों का, और बाद में फिर वो अनकर के उन्होंने महा करियर मित्र के ऊपर में एक शॉर्ट टेस्ट डेवलप किया और वो बच्चों को मोबाइल के ऊपर वो टेस्ट लिया करते थे, फिर उसको गूगल के ऊपर रिजल्ट भी दिया करते थे। तो अभी भी शायद उन्होंने बंद कर दिया और आमचे फाउंडेशन का कोई है उसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो टेस्ट हुआ कि 1-2 घंटे का वो स्कूलों में लिया करते थे, टेस्ट 10th में लेते हैं, वो कितने कारगर हो सकता है, कितना ठीक है आपकी नज़र में? एक एनजीओ थी शामची आई, उस एनजीओ को पूरा टेस्ट दिया गया था और वो इंट्रेंस इन्वेंटरी टेस्ट था जो बच्चों की करियर चॉइस बताता था, जिसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस में मेडिकल इंजीनियरिंग, आर्ट्स में आर्ट्स और फाइन आर्ट्स और कॉमर्स, ये 5 करियरों बताता था। वो टेस्ट बंद कर दिया उन लोगों ने। हमने बहुत बार उनको लेटर लिखे, मैंने कई बार कहा कि भाई वो टेस्ट शुरू कीजिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे वो टेस्ट ऐप के थ्रू करवाना वो गवर्नमेंट की बस की काम है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। कोई अगर प्राइवेट एजेंसी बहुत बड़ी हो तो उसको वो पूरा टेस्ट दिया जा सकता है। उसके सारे जितने भी पेजेस है वो सब हमारे दोस्तों के बनाए हुए हैं। कि कुछ स्कूलों में मैंने देखा कि वो टीचर ही उस पर यस नो करके आगे डाल देते थे। मतलब जब बच्चे से पूछा तो उसने कहा कि भाई ये सर मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे तो मालूम ही नहीं, मेरे अम्मी ने या मेरे अब्बा ने कर दिया। तो उससे पूरी उसकी रूह मर गई। तो अभी अच्छा हुआ बंद हो गया, क्योंकि टीचर उसके साथ बहुत सौतेला सलूक करते थे सर। और एक सवाल था, एक चैट बॉक्स से पूछा गया था कि काजिम सर का पर्सनल ओपिनियन डीएमआईटी के लिए क्या है? डर्मेटोग्राफिक्स की बात कर रहे हैं ना? जी जी, डीएमआईटी। अब मैं उसको प्रिफर नहीं करता हूँ। मतलब मैं ये मानता हूँ कि हाथ की जो लकीरें हैं उसमें वेरिएबल्स होते रहते हैं और हाथ की लकीरें आपके सोच के साथ बदलती रहती। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आए तो आप जो पामिस्ट होते हैं उनसे जाके पूछिए। तो पामिस्ट भी कई तरह के होते हैं। मैंने इस बयाबा की खान पढ़ी है बहुत। इनके पास जो चीजें होती है ना, वो चीजें एक अंदाजा, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डिपेंड होती है, लेकिन आपकी जो लाइफ है और आपके जो मेंटल थिंकिंग है वो वैसे नहीं चलती। तो मैं इससे कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करता कि आपके हाथ की उंगलियां आपके मेंटल एटीट्यूड को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है। इसलिए मैं नहीं प्रिफर करता कि लोग इसको एज ए दलील करियर काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल। सर शेख वसीम साहब अपना सवाल पूछिए। हाँ बस पूछिए। काजिम सर, मैं आपने आज जो कुछ भी जो नॉलेज बताया बहुत बढ़िया लगा मुझे।
मैं ये तमाम चीज़ें सीखना चाहूँगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपको मशवरा देंगे? जी, जी, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, मतलब जो सीधा रास्ता वो ये है कि एमए साइकोलॉजी किया जाए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एमए हो, एमकॉम हो, एमफिल हो या एमएससी हो, तो आप एमए साइकोलॉजी में डिस्टेंस एजुकेशन से भी एडमिशन ले सकते हैं और रेगुलर भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 2 साल का एमए साइकोलॉजी किया, तो उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी ये आपको मेजर लेना पड़ेगा, तो आपको ये सारे टेस्ट सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप साइकोलॉजी में एमए कर चुके हैं कुछ लोग, तो फिर वो पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी करें। ये एक अलग कोर्स है जो काउंसलिंग साइकोलॉजी पे आपको टेस्टिंग सिखाता है, और एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट के सारे टेस्ट करता है। तो अब डिपेंड है कि आप कौन से टाइप का काउंसलिंग करना चाहेंगे। इस वक्त हम सिर्फ करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, अदरवाइज इसके अलावा एक ओल्ड एज काउंसलिंग होती है, एक चाइल्ड काउंसलिंग होती है, मैरिज काउंसलिंग होती है, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बहुत सारे टाइप है, वर्क प्लेस काउंसलिंग होती है। तो करियर काउंसलिंग के लिए पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी किया जाता है, और एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी करके भी लोग उसमें करियर बना। बीए काउंसलिंग रहेगा तो साइकोलॉजी रहेगा तो सर ये साइकोलॉजी रहा तो एमए साइकोलॉजी करना चाहिए। मुझे साहब कुछ पूछ रहे हैं, मुझे सिद्दीकी साहब पूछिए सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका लेक्चर मैंने सुना, बड़े बगौर सुना, और उसमें जो आपने जितनी भी साइंटिफिक मेथड्स बताई हैं ये वर्ल्ड वाइड तो बहुत स्टैब्लिश्ड हैं। हम लोग, मैं और रऊफ शेख साहब अभी में हाजिर हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे एक फ्रीलांस कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम करते हैं। हमने कोई इसका एजुकेशन बेसिक लिया नहीं, मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, जियोलॉजिस्ट हूँ मैं, जी लेकिन ये कि पढ़ पढ़ के हम लोगों ने इसको सीखा और यहाँ के स्कूल्स में करते हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा ये है, वो आप उस पर ज़्यादा बता सकते हैं। तजुर्बा ये है कि बावजूद इनके कि ये इस्टेब्लिश साइंस है, लेकिन लोगों में एक्सेप्टेंस बहुत कम है इसकी। हमने पूरे के पूरे बैचेस पहले जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट करा करता था एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें कराया, वो कहने लगे मराठी नहीं आती तो उर्दू में ट्रांसलेट कराया वो फॉर्म, और उर्दू में भी कराया। बावजूद इसके कि अगर कैरियर काउंसलर वहाँ का बोल रहा है, तो उसके बावजूद भी लोग अपने चॉइस की कोशिश चुनते हैं। आपका इसमें क्या तजुर्बा है? भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं। अब किसी शख्स को अगर कैंसर हो गया हो और उसको डॉक्टर बोल दे कि तुमको ऑपरेशन करना है, उसके बावजूद भी वो जाता है और कहीं से कोई ऐसी दवा की पूरी उठा के लाता है, और सुबह शाम उसको खा के समझता है कि वो ठीक हो जाएगा, या वो कोई तावीज गले में डाल लेता है और कोई इलाज नहीं करता। तो उसका क्या अपने पास इलाज है? बोलिए। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर उस टेस्ट को मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश 4 लैंग्वेज में करके दिया हॉस्पिटल वालों को, और वो लोग करते हैं काम। लेकिन लोगों का क्या रवैया है, लोग हमेशा अपने खुद के दिल की बात समझते हैं। मैंने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में अक्सर साइंटिफिक चीजों को लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जो साइंटिफिक एटीट्यूड पर काम करते हैं। हमको चाहिए कि इसमें लोगों को कन्विंस किया जाए और लोगों को एग्जाम्पल दिखाया जाए कि जो आपने पिछले 4-5 सालों में काम किया है, आपके पास टेस्टिंग और काउंसलिंग करके लोग क्या क्या बन गए। तो जब वो एग्जाम्पल देंगे तो लोगों को भरोसा है। जैसे कि लोग वैद्य या बाबा के पास जाते हैं, और बाबा के बारे में उनको यकीन होता है कि इनके आशीर्वाद से औलाद हो गई है, तो फिर उनके पास लाई सकती है। वही हमारा भी रवैया होना चाहिए कि हम भी कुछ एग्जाम्पल दें कि देखो ये 10 बच्चे इनसे जाके मिलो, हमने इनको ट्रेन किया है और ये आज क्या से क्या बन गए। तो शायद लोग आप हमसे मुतासिर। इसमें एक एडिशनल भाई ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा खुद वो डॉक्टर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, तो वो इस वक्त सऊदी अरब में हैं, और वहाँ वो बताता है कि माँ बाप इतने जागरूक हैं कि ज़रा सा बच्चे में कोई डिफिशियंसी देखते हैं तो वो फ़ौरन भेज देते हैं सेंटर्स में, और वो लोग उसका इलाज करते हैं किसी भी तरह की कोई डिफिशियंसी हो। लेकिन यहाँ पे आप देखिए फ़रोग इसका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का नहीं है, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का ज़्यादा फ़रोग है। असल में बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होता है, करता क्या है। तो अब आप ये बोले कि हम भाई अभी अभी हम लोग आधार कार्ड बना रहे सर, हमारा आधार कार्ड ही नहीं बना, अभी तो राशन कार्ड के नाम चेंज नहीं कर पा रहे हम लोग। बहरहाल एक प्रेजेंटेशन आपको डॉक्टर साहब ये चाहिए होगा कि जो जितने लोग हैं उनको वालिदैन को कैसे मोटिवेट किया जाए, और ये ज्यादातर हम लोग काम स्कूल्स में करते हैं जाके कि माँ बाप को मोटिवेट करते हैं कि एटलीस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट तो कराओ एक अपने बच्चे का। हाँ, माँ बाप नहीं मानते, और फिर कैसे इसमें पैसे भी लगते हैं ना, पैसा दे के कोई क्वालिटी चीज लेने का रुझान नहीं बताया।
इसीलिए यहाँ पर ऐसी साइंसेस डेवलप नहीं हो पाई। और चूंकि हमारी स्कूलों में साइंटिफिक एटीट्यूड पढ़ाया नहीं जाता, हम किताब में लिखा है वही सही है, जी तो उस नतीजे में हम डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो अंधश्रद्धा निर्मूलन वालों से मिलना पड़ेगा। सर, मेरा बच्चा अभी 10th में है, मैं चाहता हूँ कि उसकी करियर काउंसलिंग के लिए मैं करूँ कैसे, तो आपसे कांटेक्ट करूँ या कैसे करूँ, थोड़ा गाइड करिए। कहाँ पर है? मैं राजस्थान में अच्छा, मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर देता हूँ, आप डिटेल दीजिएगा। आपके इलाके में कोई काउंसलर होगा, मेरा मतलब मैंने जयपुर है, भोपाल है, दिल्ली है, बेंगलोर है, बहुत सारी जगहों पे काउंसलिंग के वर्कशॉप लेके हर इलाके में 20-20, 30-30 काउंसलर्स को पूरा मटेरियल देके, पीपीटी टेस्ट देके ट्रेन किया है। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग, चूंकि ये बहुत ही दकीक काम है, मेहनत लगती है बहुत, बिल्कुल बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाते लोग। 4 दिन शौक से करते फिर छोड़ देते। बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें दिल लगी के साथ काम करते हैं। जी। तो आपके इलाके में अगर कोई होगा तो मैं उससे कनेक्ट करवा दूंगा, या मैं पता कर लूंगा कि आपके इलाके में कौन करता है, या फिर मैं Zoom के तहत कोई काउंसलर मेरे यहाँ जो आती है उसको अरेंज करवा दूंगा आपके लिए। मैंने मेरा नंबर दिया है, आप नोट कर लीजिए, मुझको बाद में व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह आपसे बात कर लूंगा। जज़ाकल्लाह साहब, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, असलम बोल रहा हूँ दिल्ली से। असलम भाई, कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, आप बताइए क्या हाल है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि अभी मेरी डॉटर अभी नीट की तैयारी कर रही है, अच्छा, तो आजकल बड़े कॉल वगैरह आ रहे हैं इसके नीट काउंसलिंग के लिए और मेडिकल काउंसलिंग के लिए। कुछ अपने पास उसके लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस वगैरह है? विच ऑल इंस्टीट्यूट्स आर देयर? इसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत फ्रॉड हो रहा है। हाँ वही है आजकल थोड़ा सा। कुछ एक्सप्लोरेटरी वीडियो है, या हमारे यहाँ मुंबई में एक मुजफ्फर खान साहब है, जो बहुत बड़े काउंसलर, जिन्होंने पूरी जिंदगी डेडिकेट की है मेडिकल काउंसलिंग के लिए। तो मैं पर्सनल वीडियोस भी आपको शेयर करता हूँ, ताकि उससे आपका होराइजन क्लियर हो जाएगा, क्या है मुश्किल है जोन में। मैं सारी चीजें आपको असलम साहब आईडीबी काउंसलर थे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के दिल्ली में। आप इंजीनियर पेशे से बहुत पुराने साथी है, बहुत स्टूडेंट को गाइड किया है। लेकिन ये एक पैशन है, मतलब अगर आपके पास पैशन है तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। आप इंजीनियर डॉक्टर भी हो गए तो यू कैन एबल टू गाइड। ऑब्वियसली। और किसी का कोई सवाल है? जी डॉक्टर साहब, मैं आसिफ जमान बोल रहा हूँ कुवैत से। मेरी बेटी ये 12th का एग्ज़ाम दे रही है, 5 अप्रैल को उसका लास्ट पेपर है। साइंस लिए है वो, तो उसकी करियर काउंसलिंग के लिए जानना चाहता हूँ, तो कौन सी जगह आप रिकमेंड करेंगे, कहाँ से करियर काउंसलिंग उसकी करा सकते हैं? आप मुझको व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको किसी काउंसलर से कनेक्ट कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे काउंसलर की है टीम काफ़ी बड़ी, तो आप उसको कीजिए, तो हो सकता है मैं खुद ही बात कर लूँ। मैं अपने 2 तरह के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में मेरे ऑफिस में फिजिकल बैठता हूँ, और बाकी के दिनों में वर्चुअल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे के बच्चों से बात करता हूँ, जूम पर, फिर तो व्हाट्सएप कॉलिंग पर, जो ओवरसीज बच्चे होते हैं। सर आई वाज आस्किंग कि इस जो टेस्ट आपने बताए हैं, मिनिमम एट विच एज वी शुड स्टार्ट एंड टिल विच एज, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज आई मस्ट? There is no minimum and maximum. After when you complete your graduation, post graduation, and you are capable enough to assess yourself, then only you can go for this type of testing. Unless and until you understand your own personality well, you should not enter into this field, because in this field you are going to judge and guide the other people. So it's a very risky work. If you have done the good, that is good. If you are fair, then it will lead to a life loss of a person. So बहुत ही सोच समझ के इस फील्ड में आना चाहिए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आना चाहिए, वरना कभी कभी ये आपको पुलिस स्टेशन और जेल तक भी ये काउंसलिंग आपको लेकर जाएगी। ये मैं देख चुका हूँ। 1-2 सवाल आए हैं इसमें। काजी अजीमुद्दीन ने सवाल पूछा है कि ग्राफोलॉजी क्या है और ये कहाँ सिखाया जाता है। ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग एनालिसिस है। हमारे जो सर हैं ये 3 कॉलेज में पढ़ाते हैं, मेरी कलीग से मुलाकात भी है। इसके लिए कुछ किताबें पढ़नी पड़ती है, जैसे सिग्नेचर एनालिसिस है, इसके वर्कशॉप्स होते हैं। तो किसी दिन कभी ऐसा मौका मिले तो आपको हैंडराइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस का एक 4 घंटे का वर्कशॉप अगर अटेंड करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने में मिल जाए। अल्तमश दुर्रानी साहब ने सवाल पूछा है कि आई हैव डन एमएससी मैथ्स, आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स स्कूल एंड ऑनलाइन, हाउ कैन आई गो इनटू द रिसर्च फील्ड ऑफ दिस काउंसलिंग प्रोग्राम? Altamash bhai, you can do MA with psychology, counseling psychology.
so you will get the fee. Then PhD is also available in many universities in counseling, psychology, and the different aspect of psychology. अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। आपने एक पीपीटी में एक स्लाइड में बताया था कि जब लेफ्ट ब्रेन जो होता है, लेफ्ट ब्रेन हम यूज करते हैं, राइट ब्रेन यूज करते हैं। मैं ये जानना चाहती थी कि एक बहुत कॉमन अजम्पशन है कि लोग समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स राइट हैंड से लिखते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, और जो लेफ्ट से लिखते हैं उनका राइट साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। तो क्या ये ट्रू है? एक्चुअली में ये ट्रू है? ये प्रूव हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँ तो मुसीबत ये है कि मुझे बचपन में मार मार के सीधे हाथ से लिखाया गया है। एक्चुअली मैं लेफ्टी, अब क्या करेंगे आप मेरा? तो प्रॉब्लम ऐसा है, इंडिया में जो सीधे हाथ से लिख रहा है वो वाकई में राइट ही है, ये पेन ही है। सर यही क्वेश्चन ही इसलिए पूछा है क्योंकि मेरा बच्चा जो है पहला पेन जब उठाया वो लेफ्ट से उठाया और बिल्कुल सही उठाया, अब वो लेफ्ट से ही लिखना चाहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट ब्रेन ओरिएंटेड बच्चा है। हो सकता है उसका हैंड प्रेफरेंस लेफ्ट हो, लेकिन उसकी और भी चीजें देखना पड़ेगी और फिर कोई फैसला करता। हाँ, वो फिलहाल सिर्फ 2.5 साल का है, लेकिन वो अरे बाप पेन या पेन मैं कभी भी चाहता है। हो बहुत सकता है अगले 2 साल बाद अगर ये लेक्चर होता तो 2.5 साल में पेन देने के पादाश में आपको जेल। जेल हो जाती थी। हाँ, मैंने आपका लेक्चर पूरी तरह से सुना। जज़ाकल्लाह सर। सर एक छोटी सी चीज की है, हाउ कैन वी नो आवर सेल्फ? सादा जवाब इसका ये है कि आप कुरान पढ़ें तो आप अपने आप को पहचान पाएंगे, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि उसने को क्यों पैदा किया और उसमें क्या चीजें। तो ये कि बहुत सारी साइकोलॉजी की, पर्सनैलिटी की बुक्स है। नो योर सेल्फ एक बुक है, और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स है, और बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी है। बहुत सारी किताबें हैं जिससे आप अपने आप को जान सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल पूछे तो अगर आपने अल्लामा इकबाल और गालिब और मीर को नहीं पढ़ा है तो भी आप अपने आप को नहीं जानेंगे, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद भी इंसान जिंदगी के बारीक नुक्तों से रोशनास होता है। फिर आदमी को खुद को जानने के लिए जरूरी है कि दूसरों से पूछे कि मैं कैसा हूँ। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आदमी दरअसल ऐसा ही है जैसी राय दोस्त उसके बारे में रखते हैं, या किसी से उसके घर की औरतों के बारे में पूछो कि वो कैसा है। तो आदमी को अगर अपने आप को असेस करना है तो उसका शादीशुदा होना भी जरूरी है, ताकि उसकी बीवी बताए कि वो कैसा है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है, अपने आप को जाने। थैंक यू सर। अगर हमारा ग्रुप बना है तो मैं कुछ पीडीएफ, कुछ पर्सनैलिटी, खुद की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए कुछ टेस्ट भेज दूंगा। जज़ाकल्लाह सर। मेरा एक सवाल ये ऐसा है कि सर मैं जो एरिया में रहता हूँ वहाँ पर सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे जो बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन सर हो रहा ऐसा है कि उर्दू मीडियम में बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे बच्चे को मैं उर्दू मीडियम में रखूँ या फिर इंग्लिश मीडियम में डालूँ। तो ये थोड़ा मुझे एक थोड़ा कन्फ्यूजन था मेरे माइंड में। तो सर थोड़ा मेरी रहनुमाई फरमाए कि मैं बच्चे को उर्दू मीडियम में डालूँ या इंग्लिश मीडियम में डालूँ। भाई मैं अनल ऐलान ही कहता हूँ कि बच्चे को उर्दू मीडियम में रहने दे, और अंग्रेजी, मैथ, साइंस आप ही पढ़ाए, क्योंकि उर्दू मीडियम में साइंस जज़ाकल्लाह। वाले असातिज़ा इतने अच्छे नहीं होते या बेचारे नहीं कर पाते। तो आप खुद उनको पढ़ाए, लेकिन उर्दू में ही रहने दे उसको। बड़ी मेहरबानी हुई कौम पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आज सारे पार्टिसिपेंट की जानिब से और जितने भी हमारे कोर्स के स्टूडेंट जो इसके अंदर इनरोल है उनकी जानिब से बहुत ही तहरीर से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर कासिम मलिक साहब का कि उन्होंने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को कबूल किया। जज़ाकल्लाह कासिम मलिक साहब, आप से उम्मीद करता हूँ कि आप फ्यूचर में भी इस तरीके से गाइडेंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।